नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। आज बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर 2024 को होने वाले दूसरे फेज के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में आज रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। इसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने आतंकवाद और परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इनसे कोई सवाल कैसे कर सकता है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ डर और अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। आज बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि किताबें और लैपटॉप है। उन्होंने कहा, आतंक और साजिश रचने वालों को मिटाने के लिए मैं आया हूँ। आज जवानों में जोश, बुजुर्गों की आंखों में शांति का संदेश और माताओं में उत्साह ही नया कश्मीर है। श्रीनगर के बाद कटरा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पीएम मोदी के दावे वादे के क्या है मायने और इसका चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर इससे पहले देख लेते हैं अब तक इस मामले में, इस मसले पर जो प्रतिक्रिया सामने आई है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। राष्ट्र परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। क्षेत्र में जो शानदार सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगे हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। पिछले साल 95 लाख श्रद्धालु तो यहां माता रानी के दर्शन करने आए थे। इससे हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, फल फूल बेचने वालों, किसानों, ऑटो टैक्सी चलाने वालों सबको फायदा हुआ है।
आने वाले सालों में तो पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार यहां होने वाला है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में एक विशाल जनसभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 3 खानदानों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो इन 3 खानदानों की देन थी, और इसके साथ ही कहा कि इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को लूटना, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना अपना पैदाइश हक मान लिया है। तो लगातार एक के बाद एक तीखे प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल एनसी और पीडीपी पर लगातार किए। एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के सेकंड फेज के चुनाव के लिए तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उतरे हुए हैं, एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों के सियासी दावे और अपने अपने एजेंडे हैं, तो दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में वाइल्ड कार्ड एंट्री पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A जो पाकिस्तान का हमेशा से एजेंडा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 की बहाली का जिक्र किया है, पीडीपी जो लगातार आर्टिकल 370 की बहाली का जिक्र करती रही है, कहा कि हम तीनों पार्टियां एक सेम पेज पर है, तीनों एक सेम पेज पर है। और इसके बाद सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी हो चुका है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान सुर में सुर मिला रहे हैं। जो पाकिस्तान की भाषा होती है वही कांग्रेस बोलती है। तो लगातार तीखे हमले कांग्रेस पार्टी और एनसी पर किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, और सेकंड फेज की चुनाव के लिए तो सिर्फ एक शुरुआत है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखे, उसे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए जिस तरीके से बड़ी चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उसमें जो तीखे हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पीडीपी पर की है, उसके बाद विपक्ष की ओर से भी तमाम पलटवार सामने आए हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ, बीजेपी नेता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक पैनल में मौजूद है, हामिद मलिक एनसी नेता हमारे साथ मौजूद है, वारसी मजीद खान कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप चारों को बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सर, वारसी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मिले सुर हमारे तुम्हारे वाली बात हो गई सर, क्योंकि आज जो डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम तो सेम पेज पर है। जो कांग्रेस और एनसी और पीडीपी का जो मैनिफेस्टो में जो जिक्र करती है आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर, हम तो सेम पेज पर है, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा तो यही रहा है सर। जी शुक्रिया। देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगा, देखिए उनका क्या कहना है मुझे तो उस बारे में इल्म भी नहीं है, लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा, 370 जो है वो हमारे बुनियादी हुकूक थे, जो हमारे बीजेपी ने, जो हमारी मौजूदा सरकार है सेंटर में, जिन्होंने वो खत्म कर दिया जी। उसमें हमारी जमीनों की तहफ़्फ़ुज़ था, जमीनों की हिफाजत थी, हमारी नौकरियों की हिफाजत थी, वो सबसे बड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही चीजें जी। देखो, पाकिस्तान क्या कहता है वो उनकी बात है, लेकिन हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, कश्मीरी यहाँ पे क्या चाहता है, हम उस बारे में बात कर सकते हैं जी। देखिए, जो 370 था वो हमें गिफ्ट के तौर पे दिया गया। देखो, जो गिफ्ट हमें दिया गया था, गिफ्ट को वापस लेना किस में है? 370 ना हमने इनसे कभी मांगा था, ये हमें गिफ्ट के तौर पर हिंदुस्तान ने दिया जी, और इन्होंने ही इसको खत्म कर दिया। लेकिन खत्म किया भी और गैर जमहूरी तरीके से खत्म किया। उसमें ना हमारी जो कश्मीरी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको नहीं लिया गया उसमें।
खुद ही उसको 2 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे के पार्लियामेंट सेशन में खत्म कर दिया, उड़ा दिया। जी। आप मुझे बताइए जमहूरियत में कहाँ पे है? बाकी कौन क्या कहता है हमें उससे कुछ नहीं है। हम खाली इतना बोल सकते हैं कि जो 370 है वो हमारा हक है, हक था और हक रहेगा। इंशाल्लाह उस पे हम हमारी लड़ाई हमेशा वारसी रहेगी। जी, ये कांग्रेस की आप एक लाइन बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी जो जी। एनसी अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र करती है कि हम आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे, तो क्या कांग्रेस भी बिल्कुल। एनसी के साथ में है? देखिए एनसी का क्या मैनिफेस्टो रहा है, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। देखो हमने हमारे जो यहाँ पे हमारे जो एलओपी है अभी राहुल गांधी जी ने, उन्होंने साफ क्लियर तौर पे ये कहा कि आपकी जमीनों की हिफाजत हम करेंगे, आपकी नौकरियों की हिफाजत हम करेंगे। सीधी सी बात है कि हमें अपनी जमीनों की हिफाजत चाहिए, हमें अपनी नौकरियों की हिफाजत चाहिए और हमें इस बेरोजगारी से नजात चाहिए। यही हम बोलते आए हैं, यही हम बोल रहे हैं। जी, तो वारसी जी, मतलब एक लाइन में अगर मैं इसको समझूं तो कांग्रेस पार्टी एनसी के सुर में सुर मिला रही है कि हम आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे अगर हमारी गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है। सर जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम सुर में सुर नहीं मिला रहे, लेकिन हम कश्मीरियों का जो हक है उनको दिलाना चाहते हैं, बस सीधी सी बात। सर हक दिलाना चाहते हैं, सर वही तो जानना चाहती हूँ, आर्टिकल 370 की बहाली, हाँ या ना? सर देखो जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमें अपनी जमीनों का हक मिले, कश्मीरियों को हक मिले, हम उनको दिलाए और जो उनकी नौकरियां उनको हम सेफ रखें, उनको वो खाली उनको मिले, कश्मीरियों को मिले। जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उनको अपनी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ मिले और उनको नौकरियां अपनी मिले और जो स्टेटहुड है वो उनको वापस मिले। हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मैनिफेस्टो रहा है, क्या मैनिफेस्टो है, वो उनका अपना है, हमारा अपना है, ठीक है। लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो इस पे है कि हम चाहते हैं कि जमीनों की तहफ़्फ़ुज़ वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में जितनी भी जम्मू कश्मीर में जे&के में जितनी भी नौकरियां है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को मिले, तो उसके साथ हम खड़े हैं। और वो चाहते हैं स्टेटहुड, हम भी चाहते हैं स्टेटहुड, उसके साथ हम भी खड़े हैं। हमारी लड़ाई भी उसी पे है। वारसी जी देखिए, इससे पहले भी जब मैंने डिबेट की थी और जितने भी कांग्रेस के नेता जुड़े थे, जब आर्टिकल 370 को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है, आप लोग कहते हैं कि हम नौकरी वहां के जम्मू कश्मीर के जवानों को दिलवाना चाहते हैं, जो हक जो जमीन जम्मू कश्मीर के निवासियों के वो उनको दिलवाना चाहते हैं। ठीक है सर, ये मैनिफेस्टो में भी जो है जिक्र जो है वो होगा, लेकिन सर आर्टिकल 370 के ऊपर कांग्रेस का क्या है सर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो एनसी के साथ है या नहीं है। सर देखिए हम तो एनसी के साथ हैं, लेकिन एनसी का ये कहना है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं इनको जो नौकरियों का हक है ये इनको मिलना चाहिए। जो हमारी जमीनें हैं उसका हक जो होना चाहिए यहाँ के बाशिंदों का होना चाहिए। इस पे हम खड़े हैं, स्टेटहुड पे हम खड़े हैं। ठीक है हामिद जी, देखिए वारसी जी ने तो कह दिया कि हम स्टेटहुड के लिए तो खड़े हैं और जो नौकरी की बात की है, जो हक और जमीन की बात की है, ठीक है सर। आर्टिकल 370 पर वो भी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे कि हाँ या ना। हामिद जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी लाइमलाइट है इस जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आता है कि वी आर ऑन द सेम पेज। जो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम सभी एक सेम पेज पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि आर्टिकल 370 आ जाए और पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी चाहते हैं कि आर्टिकल 370 आ जाए। और इस पर अब बीजेपी कह रही है कि इससे अब जो गठबंधन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उसका एजेंडा सामने आ चुका है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। हामिद जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल सर। हाँ पूछिए, मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं अभी आया। हामिद जी देखिए, वारसी जी ने तमाम जिक्र किया है, उनके जो मैनिफेस्टो में जो नौकरी की बात है या फिर जो जमीन की बात है वो सारी जिक्र की है, लेकिन आर्टिकल 370 पर वो हाँ या ना, वो एनसी जिस तरीके से कहती है खुलकर कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे, उस पर कोई जवाब सर क्लियर मिल नहीं पाया है। लेकिन दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो खुलकर बोलती है कि भाई अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 की बहाली होगी। सर दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ गया है, वो बोल रहे हैं कि हम तो सेम पेज पर है साहब, कांग्रेस एनसी हम तो सेम पेज पर है। एनसी भी चाहती है आर्टिकल 370 की बहाली हो और पाकिस्तान भी चाहता है कि आर्टिकल 370 को फिर से जो है जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाए।
नहीं, हम नहीं इंडोर्स करते पाकिस्तान की किसी बात की, चाहे कोई भी वहां बात करे। तो हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, जो आज उसने कहा कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का प्रॉक्सी एक तरफ से कह दिया। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करेंगे, ऐसी छोटी बात करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े कद के नेता और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर है वो, तो उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 1947 में एसेशन जब हुआ तो हम मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम होने की वजह से हमने चूज किया हिंदुस्तान को, वरना हम और किसी जगह भी जा सकते थे। और हमने खून देकर 90 से आज तक 20,000 वर्कर एनसी के मरे हैं, शहीद हुए हैं। तो हमने खून से सींचा इस डेमोक्रेसी को। ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर करे हमें उम्मीद नहीं थी। तो मगर पता था कि उनके चेहरे से और जुबान से आज डर छलक रहा था, क्योंकि उसको पता है एनसी के पास या जम्मू कश्मीर में बड़ा जनाधार है, तो हम हारने जा रहे हैं। इसीलिए वो किसी और मोड में इस इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी नीयत और नीति का सारा पता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। और लोगों को पता है कि उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो पीएम ने लिए हमारे, तो उस पर हम वोट डालेंगे, अगेंस्ट बीजेपी वोट डालेंगे। जो एंटी बीजेपी यहाँ वोट है वो आगे आया है, इसीलिए यहाँ आपको दिख रहा है कि ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है इनकी पॉलिसियों की वजह से। तो इसलिए लोग मैदान में खुद डेमोक्रेसी के जरिए इनको जवाब दे रहे हैं वोट डाल के, कि आपकी आइडियोलॉजी और आपकी पॉलिसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी से ये उम्मीद हमें नहीं थी। और जो उसने आज वो बिचौलियों वाली बात की, जो व्यापारी वाली बात की कि आप हमारी हुकूमत बना दीजिए तो हम आपको स्टेटहुड दे देंगे, क्या ये व्यापारी वाली बात नहीं थी? क्या कल लोग उससे ये नहीं कहेंगे कि 300 रुपए सरेंडर कर दो फिर आपकी हुकूमत बनाएंगे? क्या कल उसको लोग ये नहीं कहेंगे 15 लाख जब हमारे अकाउंट में आएंगे तब आपकी हुकूमत बनाएंगे? या हामिद उसको जी, ये नहीं कह सकते हामिद कि जी, भाई एक 24 एक करोड़ एक सर, एक 24 सवाल, करोड़ एक सवाल जाबू का वादा सर, कर जब गया, आप फिर ये हुकूमत जिक्र बनाएंगे। कर रहे हैं ये कि तो जनता के बिचौलियों बीच में वाली जाकर बात है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, आज जो तमाम जो दावे वो कर रहे हैं, तमाम बातें जो कर रहे हैं, सर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करती है, वो काम तो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो आप जनता के बीच में जाकर ऐसा फिर कैसे बोल सकते हैं कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे? सर ये तो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार है, वो हिंदुस्तान की एक सरकार बनी है, तो वो कल टूट भी सकती है, वो कल जा भी सकती है। हिंदुस्तान मुल्क है और ऐसी पार्टियां आती जाती रहेंगी। जी। यहाँ कांग्रेस भी इतनी देर तक सरकार में थी, बीजेपी भी जाएगी, मगर लड़ाई हमारी बड़ी है। तो हमने जो वादे लोगों के साथ किए, 370 हो, 35 हो, दरबार मुंह कराना हो, या बाकी चीजों की, या पावर के बारे में, या स्टेटहुड के बारे में, हम तो कारबंद है उस पर, हम तो करेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हमें पता है लड़ाई बड़ी है, क्योंकि इनके खिलाफ लड़नी है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे लिए। मगर हम तो लड़ेंगे, हम कहां छोड़ेंगे? हमने कब कहा कि हम उस वादे से पीछे हट रहे हैं? हम तो पीछे हटने वालों में से नहीं है। मगर मैं ये बात बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर आकर बिचौलियों वाली बात जो मोदी जी ने आज की, वो अच्छी बात नहीं थी। अगर वो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते, वो बोलते लोगों को हुकूमत किसी की भी आए, जिसको आप चूज करोगे, जो आपका सीएम बनेगा, तो हम उसके बाद करके स्टेटहुड वापस देंगे, क्योंकि हमने पार्लियामेंट की पटल पर आपको वादा किया है कि स्टेटहुड वापस देंगे। तो ये तो उसने बिचौलियों वाली बात की और हमें प्रॉक्सी कहा। तो ये कंडम, हम ये स्टेटमेंट कंडम करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि हमने इस देश को बनाने के लिए, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए नेशनल ने 20,000 लोग अपने शहीद करवाए 90 से आज तक। तो ऐसी बात हमें बर्दाश्त नहीं है। वी कंडम दिस स्टेटमेंट ऑफ पीएम। ठीक है अमित जी। अमित जी, वो तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जिसको बार बार बीजेपी कहते हैं कि इतिहास बन चुका है, उसको कोई अब फिर से नहीं ला सकता है। अभी अमित जी ने कहा कि सरकार है, टूट भी सकती है सर, और हम जो बात कह रहे हैं हम उस पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि हमें 370 दिया गया था, हमें 600 और हमें 370 गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। तो गिफ्ट टेम्पररी कैसे नहीं दिया जाता है? अगर कोई गिफ्ट आपको कोई देता है तो उस पर टेम्पररी नहीं दिया जाता है। तो इसको इन दोनों को समझना होगा कि 370 का जो प्रावधान था वो टेम्पररी प्रावधान था, उसको कभी ना कभी जाना ही था और चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई, हाँ इस बात को मैं मानता हूं कि अब इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, बहुत ही प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ निश्चय के कारण 370 को हटाया गया और वो अब इतिहास बन चुका है। अब चाहे कोई भी आ जाए,
370 को वापस नहीं ला सकता। इस चीज को आप समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, बोला गया कि बिचौलिए जैसी बातें कर रहे हैं। बिचौलिए तो दलाली की बातें कौन कर रहा है? क्या एनसी या पीडीपी ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप हमें सरकार में लाइए और हम 370 वापस, अगर आप हमें सरकार में लाएंगे तो 370 वापस लाएंगे? यही तो बोल रहे हैं ना। तो वो क्या दलाली कर रहे हैं क्या कश्मीर की? इस चीज को इनको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य को पुनः दोहराया है कि किस तरीके से, आप देखिए जब डोडा में उनका जो जनसभा थी, उसके बाद आज की जो जनसभा थी, उसके बाद उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि अगर ये जो बोलता है कि 370 के पहले क्या जम्मू और कश्मीर क्या जन्नत हुआ करता था? नहीं, वहां पे हम लोग कितने देखते थे, वहां पर एक टेररिस्ट हब बना हुआ था। लेकिन आज टेररिस्ट हब हटकर एक टूरिस्ट हब बन गया है कश्मीर, तो वो 370 हटने के बाद ही हुआ है। इनको ये चीज समझना पड़ेगा कि पहले जब बच्चों की स्कूल महीनों महीनों तक बंद रहते थे, आज बच्चे स्कूल में जा सक रहे हैं, पढ़ाई कर सक रहे हैं। 45 साल के बाद ताजिया का इतना बड़ा जुलूस निकला, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी पथराव के, बिना किसी झड़प के। वो एक ऐतिहासिक चीज है। ये सब चीजें इनको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ देश को बांटने की बात करते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी को बात को पाकिस्तान ने कोई पहली बार नहीं उठाया है। पाकिस्तान ने, राहुल गांधी जी जब कैम्ब्रिज में गए थे, वहां पे अपना भाषण दिया था, उसी बात को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के यूएन में सवाल खड़ा किया था। राहुल गांधी जी के वक्तव्य को उन्होंने यूएन में कोट किया था और कहा था कि देखिए कश्मीर के साथ आर्मी क्या कर रही है। किस हिसाब से आज भी जो 370 की बात है, उस पे पाकिस्तान ही इनका सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस के नेता इसके पहले पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये दिखता है, ये सभी बहुत ही स्पष्ट है। अमित जी देखिए, पाकिस्तान का जब जिक्र आया है तो फारूक अब्दुल्ला ने आज ही कहा है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो कश्मीर कब का पाकिस्तान के साथ मिल गया होता, कश्मीर कब का पाकिस्तान को मिल गया होता। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो कश्मीर पाकिस्तान, आज जो ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो ऑक्युपाइड कश्मीर होता ही नहीं, वो भारत का कश्मीर होता। वो गलत बोल रहे हैं, वो उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी उनके अब्बा जान ने ही तो सारा का सारा खेल रचा है। किस तरीके से झूठी किडनैपिंग होती है, किस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ा जाता है, किस तरीके से आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाता है। आपने देखा है ना, हम सब ने देखा है टेलीविजन पे, हर जुमे के बाद किस तरीके से पथराव होता था। हमने देखा है कि हर 10 दिन के बाद स्कूल्स बंद हो जाते थे बच्चों के। हमने देखा है कि कोई भी सार्वजनिक जगहों पे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं अमीषा जी, जो वोटिंग हुई है पहले फेज की, उस वोटिंग का परसेंटेज देखिए। क्या कभी भी जम्मू एंड कश्मीर में इतने अधिक तादाद में वोटिंग हुई है? अनंतनाग में 54%, डोडा में 69%, किश्तवाड़ में 78%। मतलब इमेजिन कितने तादाद में लोग आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। पहले के हालात क्या थे कि मात्र 7,000 वोट गिर गए, 15,000 वोट गिर गए। ये तो संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पे 7,000 15,000 बहुत हो गया तो 20-25 हजार, इससे ज्यादा वोटिंग नहीं होती थी जी। और इतने में ही वो अपनी सरकार बना ले जाते थे। तो अब तक कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने, ये सभी ने सिर्फ कश्मीर को लूटने का काम किया है जी। ठीक अगर कश्मीर पहले जन्नत था तो ये बताएं कि कितने जॉब्स मिले थे 2019 में? हटा ना, 370 तो 2019 में हटा। ये जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई है, तो 2000 अगस्त 2019 से पहले कितने लोग रोजगार में थे ये बताएं। हाँ, उस समय 500-500 रुपए पत्थर मारने के लिए जरूर मिलता था। तो अगर ये वो बोल रहे हैं कि वो खत्म हो गया, तो वो बेरोजगारी, वो रोजगार हमने खत्म कर दिया है। से आऊंगे आपका, ठीक है पीयूष जी। देखिए, पहले फेज की वोटिंग दी और जिस तरीके से मतदान वहां पर देखने को मिला, और लोकसभा में भी हमने बम्पर वोटिंग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन सर, अब जो एंट्री हो चुकी है वो पाकिस्तान की सर, और वो भी किस मुद्दे को लेकर? आर्टिकल 370। इस जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव है, इसमें आर्टिकल 370 सर कितना बड़ा मुद्दा है? जी हाँ जी जी। यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि हमारे ही
कहना नहीं चाहिए कि अपने घर के झगड़े को हम घर के अंदर निपटाएं, वो ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम घर में किसी में झगड़ा होता है, बाहर जाके हम बुराई करते हैं घर के सदस्य की, तो जाहिर सी बात है दूसरों को बोलने का मौका मिलता है। वही हमारे पड़ोसी को हो रहा है, वो देख रहा है, उसको पता है, वो तो ये चाहता है कि किसी तरीके से जो चुनाव की जो प्रक्रिया, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो डिस्टर्ब हो जाए। उसको मालूम है 370 सबसे बड़ा मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के कह रही है, मुफ्ती की पार्टी खुल के कह रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, तो उसने 370 की वो कर दी कि हाँ ठीक है, 370 पे उसने अपनी भी राय जाहिर कर दी। वो तो हमारे देश के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। वो पड़ोसी देश ये चाहता है कि किसी तरीके से यहाँ पे जो लोकतंत्र स्टैब्लिश होने की कोशिश हो रही है, जिसमें सारी पार्टियां योगदान दे रही, वो ना होने पाए, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन जनता जिस तरीके से निकल के वोट डाल रही है, वो काबिल तारीफ है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना वोट नहीं पड़ा है जितना वोट मैं देख रहा हूँ किश्तवाड़ जैसी जगहों पे पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इतनी वोटिंग नहीं होती जितनी जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो ये तारीफ की बात है, एक लोकतंत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मौका तो हमारे यहाँ के लोग दे रहे हैं ना जी। जाके विदेश में इस तरीके से बोलते हैं, दूसरे देशों को मौका देते हैं कि उनको भी मौका मिलता है। एक नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है कि हम आपसी झगड़े को जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाते हैं, बाहर बात करते हैं, तो लोगों को मौका मिलता है। और हमारा ये जो पड़ोसी है, ये तो चाहता ही है कि किसी तरीके से डिस्टर्बेंस रहे। जितना डिस्टर्बेंस कश्मीर में रहेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। वो तो अपना सारा ताकत, सारा पैसा, भले वो देश पीयूष जी, देखिए पीयूष जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी अगर छोड़ दे सर, तो देश में ऐसे कितने लोग होंगे जो आर्टिकल 370 की बहाली फिर से चाहते होंगे सर? है तो सर कुछ लोग, जैसे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर बात करती है कि आर्टिकल 370 की बहाली, इवन मैनिफेस्टो में जिक्र किया है एनसी ने, तो ऐसे कितने लोग हैं सर जो आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं? तो जो पाकिस्तान का बयान सामने आया है, उसके बाद ये कहना कि कांग्रेस और एनसी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनके एजेंडे पर काम करते हैं, सर ये कहना भी कितना वाजिब है? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि ये तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। कांग्रेस ने मौका दिया, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक खुलकर कभी नहीं कहा है कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 370 को हटाएंगे। और मैं इस मामले में इनकी तारीफ करता हूं, इनके नेता की, कि उन्होंने कांग्रेस को, उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया कि उनको हमारे अंदरूनी मसलों पे बोलने का हक नहीं है। जो कुछ कहा है अब्दुल्ला साहब ने, वो बहुत अच्छा कहा है, काबिल तारीफ है। लेकिन ये राजनीति है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। एक मौका मिल गया है कहने का, इस तरीके से चुनाव को किसी दूसरी दिशा में मोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात होती है किसी स्टेट का डेवलपमेंट, मेन स्ट्रीम में आना, मुख्यधारा में आना। ये बात सही है कि जो स्थितियां पहले थी उससे स्थितियां बदली है, दिखाई देता है। हम लोग गए जरूर नहीं है कश्मीर, लेकिन टेलीविजन में या जो कुछ खबरों में देखते हैं उससे लगता है कि स्थितियां बदल रही। मेरे तमाम मित्र जाते हैं, लौट के बताते हैं कि हाँ लोग घूम के आए, मेरे परिवार के लोग अभी कश्मीर होके आए। तो ये स्थितियां पहले नहीं थी। मैं शायद किसी को अगर पहले तो मेरे परिवार का कहता कि मैं कश्मीर जा रहा हूं, तो मैं शायद मना करता कि मत जाओ। लेकिन अब लोग जा रहे हैं और लौट के आराम से घूम फिर के चले आ रहे हैं। तो ये स्थितियां तो बदली है। और हमारा पड़ोसी इसी चीज को डिस्टर्ब करना चाहता है। वो सोच रहा है कि चुनाव का मौका है, इस तरीके का कुछ एक बयान दिया जाए जिसके डिफरेंस हो, आम जनता, भोली भाली जनता भरमाए कुछ हो, तो उसके लिए तो अच्छा है। वो तो ये चाहते हैं जो स्थितियां थी 2019 से पहले, वो स्थितियां हो, लोकतंत्र पूर्ण रूप से ना आने पाए। अरे लोकतंत्र आएगा, वहां के लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। जो भी पार्टी सरकार में आएगी, जितना अच्छा वोट पड़ा है उससे पता है, जब नतीजे आएंगे पता चलेगा कौन सरकार बनाता है। लेकिन जो भी सरकार बनेगा जनता की चुनी हुई सरकार होगी। जी ठीक है पीयूष जी, ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज को लेकर जो सियासी पारा हाई हो चुका है और प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, और पाकिस्तान ने अब जो बयान दिया है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, उसको लेकर अब बीजेपी के निशाने पर एनसी और कांग्रेस दोनों आ चुके हैं। उन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ 4 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हामिद जी, सर एनसी देख क्यों नहीं पा रही है कि जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना बदल चुका है सर? लाल चौक जहां पर पहले तिरंगा नहीं फहराता था, वहां पर तिरंगा फहरा रहा है सर। पहले जहां पर सेना के जवानों पर, पुलिसकर्मियों पर जहां पत्थरबाजी की जाती थी, अब वो घटनाएं बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तीसरा सर, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि पहले कैलेंडर जारी होता था कि किस दिन जम्मू कश्मीर बंद रहेगा, अब जो है जम्मू कश्मीर 2019 के बाद बंद नहीं हुआ है सर। जो अभी भैया कह रहे थे कि पाकिस्तान इसमें आ गया है, हमने पहले भी कहा है कि एनसी किसी स्टेटमेंट को पाकिस्तान के इंडोर्स नहीं करता। हमें उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, मगर हमदर्दी किन की है पाकिस्तान के साथ वो बताना चाहता हूँ। कांधार जाकर टेररिस्टों को छोड़ने वाले कौन थे? बिरयानी खाकर विदाउट इनविटेशन जिसने बिरयानी खाई वो कौन थे? पठानकोट में ऐसे वालों को बुलाने वाले कौन थे? और मैंने पहले भी बताया था, और भाई को दूसरी बात बताऊं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद तकरीबन 2 महीने हमारा एसेशन हुआ। हमारे पास चॉइस एक थी, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम होने की वजह से हम पाकिस्तान भी जा सकते थे, मगर हमें यकीन इस बड़ी डेमोक्रेसी पर था, शेख साहब को था, जिसने एसेशन कराया हिंदुस्तान के साथ और गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, क्योंकि वो बड़े लोग थे, उनको लगा कि हम सेफ इनके साथ है। मगर फिर कंटिन्यूअसली आप हमें हमारी एनसी जो पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, कंटिन्यूअसली आप किसी न किसी तरीके से हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हो। आपको खुद पता है जब यहाँ हमारे हामिद जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वारसी जी, देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं सच है ना सर, राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशी मंच पर जाकर जो भाषण देते हैं या फिर जो बयान राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के सामने आते हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान विदेशी मंचों पर करता है। अगर मैं एक ही जिक्र कर दूं, 2019 के अंदर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, इमरान खान के, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था और जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से दी गई सर, यूएनजीए का एक सत्र हुआ था जिसके अंदर इमरान खान ने पूरा जो कांग्रेस के जितने भी बयान थे वो सामने रख दिए थे कि देखिए साहब, कांग्रेस ये मानती है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद किस तरीके से 50 दिन तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बंद रखा था, जम्मू कश्मीर के लोग कितने अत्याचार उन पर हुए हैं। सर, एक एक कांग्रेस के बयान को वहां पर कोट किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस टाइम उन दिनों के जो हालात थे उसमें इंटरनेट पूरा बंद था, उसमें स्कूल जो हमारे स्कूल थे वो सारे बंद थे, घर से निकलना, बाहर निकलना इतना ज्यादा दुश्वार था कि घर से गेट से बाहर नहीं निकल पाते। देखो, उसके खिलाफ तो पूरी दुनिया ने आवाज उठाई।
अब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, आपको तो पता ही वो जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हर किसी तबके के खिलाफ, हर किसी तबके के साथ वो होते हैं, उनके साथ जुल्म होगा वो आवाज उठाते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि खाली उन्होंने कश्मीर के हक के लिए आवाज उठाई, कहीं पे भी जुल्म होता है तो वो आवाज उठाते हैं। वो आवाज जो उस टाइम पे कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ, जो स्कूल बंद रहे, जो इंटरनेट फैसिलिटीज बंद की, जो उस टाइम पे हमारे साथ तशद्दुद हुआ, कश्मीरियों के साथ हुआ, उसके खिलाफ कांग्रेस ने नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने भी आवाज उठाई, और खाली देश से नहीं विदेश से भी आवाज उठी उस पे। देखो जहां पे भी जुल्म होता है आवाज तो उठती है। अगर हम पे जुल्म नहीं होता, अगर जम्मू एंड कश्मीर पे उस टाइम पे जुल्म ही नहीं होता तो आवाज उठाता ही नहीं कोई। और ये इनकी बातें अभी ये जो बोल रहे हैं कि स्कूलें खुले रहते थे, स्कूलें पहले बंद होते थे, आज खुले रहते हैं, बाकी चीजें चलती रहती है, लेकिन स्कूल बंद भी करवाते कौन थे उस टाइम? जो स्कूल वो उस टाइम की जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने स्कूलें बंद की, और उन्होंने स्कूल क्या पूरा मार्केट बंद था, कर्फ्यू लगे थे, इंटरनेट बंद था। वो थोड़ी ना लोगों की वजह से था, वो उस टाइम की गवर्नमेंट की वजह से था, बीजेपी ने करवाया था वो सब। लोग थोड़ी ना चाहते थे उस टाइम पे कि हमारे स्कूलें बंद हो, हमारी बच्चों की एजुकेशन खराब हो, या हमारे कारोबार में रुकावट आए, या हमारे कारोबार खराब हो, इकोनॉमिक जो हमारी हालत है वो खराब हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने वो सोचा ही नहीं, और उसके बावजूद उसके बाद इन गवर्नमेंट ने उस जे के लिए, हमारे जे के लिए क्या किया उस टाइम पे? अगर 1 साल 6 महीने 8 महीने इंटरनेट बंद रहा, मार्केटें बंद रही, बिजनेस पूरा ठप था, सारा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना हुआ था कश्मीर का पूरा इन्होंने उस टाइम पे तबाह किया। लेकिन उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या दिया हमें उस टाइम पे? ये इस बात पे ये कभी बात करते हैं हमारे जितने भी नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, खास तौर पे ये कहूंगा कि बीजेपी के पार्टी से जितने भी नेता है, आज तक इन्होंने कभी इस पे बात की? क्योंकि ये भी जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे हैं, इन्होंने उसके खिलाफ कभी बोला? अगर इनको एक दर्द होता जम्मू एंड कश्मीर का, ये उस पर बोलते। अगर इनको लोगों का दर्द होता, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों आवाम के दर्द होता, या ये बच्चों की बात करें उनका दर्द होता, उनकी एजुकेशन की फिक्र होती, तो ये उन चीजों पे बातें करते। वासी जी देखिए, ठीक है, चलिए मैं आपकी सारी चीजें मान लेती हूँ, लेकिन आज जो बयान दिया गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से, क्या कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया है सर? और दूसरा, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था और जिस तरीके से उनके बयानबाजी पर पूरा हंगामा हुआ था, सिखों को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद आतंकी जो गुरपंतवंत पन्नू है उसका एक लेटर सामने आता है जिसमें राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जाता है कि देखिए राहुल गांधी भी हमारी जो खालिस्तान की मांग है उसका समर्थन करते हैं। उसका खंडन भी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया है सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए हम तो हमेशा, देखो पहली तो बात है ये हमारी घर की लड़ाई, कोई इसमें दखल अंदाजी करे तो अच्छी बात नहीं है, हम अपनी घर की लड़ाई खुद संभाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी है नहीं। अब कोई नेता अपने एंड से बोलता है कि उसने मुझे सपोर्ट किया, फलानी ने मुझे सपोर्ट किया, वो उनका हेडेक है, वो उनकी विचारधारा है। लेकिन हमने हमेशा अपनी घर की बात अपने ही घर में रखी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी घर की लड़ाई कोई और लड़े। हम खुद जानते हैं इसको लड़ना, हम जानते हैं हमारा बिल्कुल वासी जी, आप तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे घर की लड़ाई है तो बाहर वालों को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, खुद राहुल गांधी है, उन्होंने खंडन किया क्या सर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते सर, कब किया? जी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक तो आप शायद अगर उनका देखेंगे कि लास्ट टाइम पे जो उन्होंने डिबेट दिया था उसमें भी उन्होंने यही बोला कि जो हमारा मुल्क है हम इसके बाशिंदे, हम इसकी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम जुल्म के खिलाफ खुद लड़ेंगे, बाहर वालों को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और बाकी ये जो सियासी माहौल, जो अभी हमारे भाई साहब ने भी बोला कि अभी सियासी माहौल चल रहा है, चाहते हैं बाहर वाले चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन सियासी माहौल है, इसमें ये चीजें चलती रहती है, ये बयानबाजियां होती रहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी घर की लड़ाई है, हम इसको खुद निपटें। ठीक है अमित जी, देखिए यहाँ पर वासी जी ने तो कह दिया कि पाकिस्तान हमारे हर एक बयान को कोट करके कहीं रिप्रेजेंट करेगा, कहीं पर पेश करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राहुल गांधी अगर कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा है तो अपनी आवाज को बंद कर ले, बोले ना। और दूसरा सर, आज जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को कोट करके लगातार बीजेपी हमला साध रही है, खासकर कांग्रेस पर, तो पवन खेड़ा ने कह दिया है कि जो वहां से जो लव लेटर आया था वो तो बीजेपी के लिए था, अगर बीजेपी हमें पेगासस दे देती है तो हम ये सामने लाकर रख देंगे।
देखिए अमीषा जी, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा, इस चर्चा में बहुत निकल कर आए कि ये अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान से समर्थन मांगने, आप देखिए, एक मुल्क का सबसे बड़ा जो सबसे पुराना जो नेतृत्व देने वाला कांग्रेस पार्टी है, उसका एक लीडर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में जाकर बैठकर बोलता है कि हमें मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान का समर्थन चाहिए। तो अंदरूनी मामले को लेकर कौन जाता है पाकिस्तान के पास? पहले हमें यह चीज समझने वाली बात है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी स्टेट है, तो इससे डरना चाहिए, इससे डर के रहो। ये कौन कहता है? ये हमें समझने वाली बात है। और उसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जी। स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, आपने सिखों की बात की आसमा जी, देखिए स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग किसको कहते हैं? जब 84 में दंगे हुए, किस तरीके से सिखों को चिन्हित कर करके मारा गया, और आज वो विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर कहते हैं कि सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है, कड़ा पहनने की आजादी नहीं है, और उसके बाद को कोट करता है पन्नू। तो आप किसके समर्थन में खड़े हैं? क्या ये है मोहब्बत की दुकान जो कांग्रेस हमेशा बात करती है? उस समय राहुल गांधी कहां थे जब सिखों को चुन चुन कर मारा जा रहा था? वो भी तो देख ही रहे थे ना कि उनकी दादी की हत्या हुई है, उनके पिताजी ने कहा है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो वो भी इस हिलती हुई धरती को देख रहे थे ना। उसके बाद भी, बड़े होने के बाद भी, जब ये समझ आ गई कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो क्या उन्होंने कभी भी सिखों के नरसंहार पर माफी मांगा? कभी नहीं मांगा। और जब 90 के दशक में कश्मीर जल रहा था, वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, वहां से हिंदू पलायन कर रहे थे, क्या इनमें से कोई भी नेता जो यहां पर बैठे हुए नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने राज्यों, अपने अपने दल की, किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी? नहीं, बल्कि कश्मीर के टेररिस्ट को रेड कारपेट देकर दिल्ली बुलाया जाता था और प्रधानमंत्री उस समय उससे मिलते थे, मुलाकात करते थे, प्राइवेट पार्टीज होती थी। ये हाल हुआ करता था। क्या इनको वही सुहाना दौर चाहिए क्या, जब सरेआम फायरिंग हुआ करती थी? इनके कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि हमें पहले कश्मीर जाने में हमारी फटती थी। उनका बयान है भाई, सबने सुना है, कांग्रेस के नेता ने कहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट यही वो शब्द कहे कि मेरी कश्मीर जाने से फटती थी लेकिन मुझे भेजा जाता था। लेकिन अमित जी, आप जो सारी बातें आप जिक्र कर रहे हैं 3 खानदानों का, कि 3 खानदानों की वजह से जम्मू कश्मीर की वो हालत हुई, सर इनमें से एक खानदान के साथ तो आपने भी गठबंधन किया था। निश्चित तौर पे हमने गठबंधन किया था, लेकिन हमने कभी भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि जो पत्थर मारेंगे वो निर्दोष हैं, जो बंदूक उठाएंगे वो भटके हुए नौजवान हैं। हमने कभी ये नहीं कहा। हमने कभी टेररिज्म को हल्के में नहीं लिया उस दौरान भी। और जहां ही लगा कि हमारी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमने तुरंत उससे गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। और ये कोई मामूली फैसला नहीं होता है मैडम। एक राज्य में आपकी सरकार है और उस सरकार को आप भंग करने का फैसला लें, ये बहुत ही कठिन फैसला होता है। एक राज्य आपके हाथ से जा रहा है, लेकिन हमने उस समय भी पॉलिटिकल नफा नुकसान नहीं देखा। हमने राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र को प्रथम रखकर काम किया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार अगर गलती से 47 में बॉर्डर पार कर जाते तो आज वहां पर आटे चावल दाल के लिए भीख मांग रहे होते, राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे होते। वो गनीमत है कि वो इधर रह गए, तो यहां पे वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। गलती से यहां पे जितने भी कश्मीर के नुमाइंदे बैठे हैं, गलती से ये पाकिस्तान चले जाते तो आज वहां आटे के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए भीख मांग रहे होते। ये मैं आपके चैनल पे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, उससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी वहां पर राजनीति करने के उसमें होता, क्योंकि जब पेट ही खाली रहेगा तो राजनीति क्या करेंगे। यहां पे पेट भरा हुआ है, यहां पे शांति से रह पा रहे हैं, सुकून से रह पा रहे हैं, शांति से रात को सो पा रहे हैं, तो जाकर ये सब नफरती बयान बोल पा रहे हैं। ठीक है, वरना अगर गलती से 47 में अगर ये बॉर्डर पार कर जाते तो मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत होती। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आर्टिकल 370 आखिरकार जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि देखिए आखिर इसकी बहाली तो नहीं हो सकती है सर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मसला है। तो आर्टिकल 370 को इतना बड़ा मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है? और जो एनसी है वो बार बार ये फिर किस बेसिस पर कह रही है कि हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाती है? वो जनता के बीच में जाकर ये सारी बातें रख रहे हैं सर।
जा रहा है उसको एक सही सिचुएशन बताई नहीं गई कि उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो हट चुका है, और जैसे देश के सारे राज्य हैं, राज्य भी है, एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है जो दिया भी नहीं जा सकता कि हम आएंगे सत्ता में तो उसको हटा देंगे। मुझे ये लगता है कि मुख्य मुद्दों से, मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने आज तक साफ कभी नहीं बताया कि अगर वो 370 हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। अभी बात हो रही थी कि सरकार है चली जाएगी, लेकिन ये ठोस बातें करनी चाहिए, इस तरीके से हवा में नहीं बातें करनी चाहिए अभी की सिचुएशन। लेकिन दोनों पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, दोनों जानते हैं कि वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, आम भोले वाले वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा है, तो हम इस मुद्दे को उछाल दें। और हमारे पड़ोसी ने सोचा कि वाह बहुत बढ़िया है, ये लोग आपस में झगड़ ही रहे हैं, उसने भी आग में घी डालने की कोशिश की, क्योंकि हम अपने घर के झगड़े को घर से बाहर ले जा रहे हैं। जब हम अपने घर के झगड़े को घर से बाहर ले जाएंगे, अभी यही बात मेरी आप भी समर्थन कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताजी, कि बिल्कुल अगर हम अपने घर के झगड़े को बाहर ले जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। हमें बात करनी चाहिए, सब चुनाव हो रहा है एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, कि वहां पे डेवलपमेंट के काम और तेजी से हो सके। कोई भी सरकार बनाए, किसी भी पार्टी की सरकार बने, चाहे मिलीजुली सरकार बने, एक चुनी हुई सरकार जहां पे इतना बड़ा वोट पड़ रहा है, इतना बढ़िया वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, काबिल तारीफ है पहले चरण की वोटिंग देख के, तो उसको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पड़ोसी कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने जो भी ये राजनीति है, सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये राजनीति है, सब जानते हैं कि 370 को हटाना बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा। कुछ होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, भविष्य में क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, लेकिन आज के जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसमें उसको नहीं हटाया जा सकता, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी राजनीति के लिए लोग इसको कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहते, पुरानी बातों में उलझा के रखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि वो कंधार में जाके बिरयानी खा रहे थे, तो उससे पहले भी किसी ने जाके जो है 4-5 आतंकवादी, एक गृह मंत्री की बेटी को आतंकवादियों ने अगवा किया। ये मैं मानता हूँ कि फारूक साहब ने उसका विरोध भी किया था, छोड़ने का आतंकवादियों को जी। तो इस तरीके की चीजें होती नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन पुरानी चीजों को याद ना किया जाए। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते भी मैं यही चाहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कश्मीर की कोई बड़ा खूबसूरत तस्वीर आती है, वहाँ की लड़कियां मुझे स्कूल में दिखती हैं, हंसती खिलखिलाती, बच्चे स्कूल आते आते, और डल झील के किनारे, अभी मैं एक दिन एक चैनल पे डिबेट देख रहा था, झील के किनारे डिबेट हो रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। तो वो जो खूबसूरती है, जो धरती का स्वर्ग है, उसको वैसे ही बने रहना देना चाहिए। उस दिशा में हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है। हामिद जी, जैसा कि पीयूष जी ने भी कहा कि आर्टिकल 370 को बहाल करना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट हो ही नहीं सकता है, तो सर जो ये एनसी, ये जो ख्याली पुलाव जनता को खिलाने की कोशिश कर रही है, इसका बेसिस क्या है सर? क्या आधार है, किस आधार पर आप आर्टिकल 370 को जो है बहाल करेंगे? और दूसरा, क्योंकि सर कांग्रेस अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही है कि हम आर्टिकल 370 को जो है बहाल करने के लिए एनसी के साथ है या नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। ख्याली पुलाव क्यों है, मुझे बता दीजिए। ये हमें अमेरिका ने या चाइना ने नहीं दिया था, ये हिंदुस्तान ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था, यहाँ के बड़े लीडरों ने दिया था। ये ख्याली पुलाव क्यों है? तो सर उसमें टेम्परेरी वर्ड भी तो जोड़ा गया था कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसी के लिहाज से सर इसको हटाया गया है। सुनिए ना, हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। तो हम लेकर रहेंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक। इनको 70 साल लगे इसको हटाने में, हम अगर 10 साल भी लड़े, 10 साल के बाद वापस लेंगे। क्या शिमला में, हिमाचल में आप जमीन खरीद सकते हो? क्या गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हो? क्या नॉर्थ ईस्ट जो है उन स्टेट्स में आप नौकरी कर सकते हो या जमीन खरीद सकते हो? ये मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को तंग करने के लिए उन्होंने किया। मुझे बता दीजिए, कोई भी कानून हटाने के लिए अगर आपको चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स सबको बंद करना पड़े, टेलीफोन बंद करना पड़े, आपको रोड बंद करने पड़े, आपको मंडियां बंद करनी पड़ी, आपको कारोबार बंद करना पड़े, क्या वो ठीक था? फिर क्या लोग चाहते थे? लोगों से पूछना जरूरी नहीं था? या लोकतंत्र चलेगा, हिटलर शाही नहीं चलेगी? और दूसरी ये बोलते हैं डेवलपमेंट की बात।
डेवलपमेंट हुई ना कश्मीर की, ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 है, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। 70 साल में ये हमने नहीं देखा है। आज देखा है ना, 1 लाख जॉब गवर्नमेंट के वैकेंट है, ओपन नहीं किए। दरबार मुंह यहाँ का बंद किया गया, जिससे जम्मू की इकोनॉमिक लेवल जो थी, जो जम्मू का इकोनॉमी जिस पर चलता था, वो खत्म किया गया। वहां टोल प्लाजे लगा दिए गए, वह स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। बिजली हमारी और हमें ही 10 गुना ज्यादा बेचते हैं। तो आप खुद देख लिए, ये लोगों को पता है कि कितनी डेवलपमेंट है बीजेपी ने यहाँ की। ठीक है हामिद जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, क्या आर्टिकल 370 हटने से पहले सर हालात बिल्कुल ठीक थे जम्मू कश्मीर में? तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? आप बीजेपी का एजेंडा चलाते रहिए। पाकिस्तान के नाम के बगैर ये कोई इलेक्शन नहीं लड़े आज तक। पाकिस्तान का इनके ये रोटियां सेकते हैं पाकिस्तान के नाम पर, हम पाकिस्तान के नाम पर रोटियां नहीं सीखते। क्यों आज मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बताया अपनी जबान से पाकिस्तान ने ऐसा कहा है? क्या इग्नोर नहीं कर सकते थे वो? उसको पता है पाकिस्तान के नाम पर उलझाना हिंदुस्तानियों को जरूरी है, फिर मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा। मुस्लिम हिंदू करना इंपॉर्टेंट है। क्यों नाम लिया उनका उन्होंने, जब हम नहीं नाम लेते उनका? इसने नाम क्यों लिया प्राइम मिनिस्टर ने? उसको पता है पाकिस्तान के नाम के बगैर या इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। पाकिस्तान को इसमें घुसेड़ना जरूरी है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जब भी इनका कोई इलेक्शन हो, पाकिस्तान ने ये बता दिया है कौन वो पाकिस्तानी, हमारे कौन है वो। अमित, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा अमित जी, पाकिस्तान से बाहर निकलिए सर, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के अलावा अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़िए सर। नहीं अमीषा जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि 90 के दशक में किसको मारा जा रहा था कश्मीर में? हिंदुओं को ही मारा जा रहा था ना, इसीलिए मारा जा रहा था ना क्योंकि वो हिंदू थे। करो यहाँ कश्मीरी मारे, कश्मीरी 1 लाख कश्मीरी मारे कॉन्फ्रेंस ने, और तब के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला तो चले गए थे। आपकी समझ से पूरी अब्दुल्ला फैमिली तो लंदन में बैठी हुई थी। हिंदू मारे अब्दुल्ला फैमिली जब 90 के दशक में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, बच्चों को गोलियां मार दी जा रही थी, तब तो अब्दुल्ला फैमिली गई थी लंदन। अपनी बात कह रहे हो? नहीं सर, सुनिए अमित जी, ठीक है, सारी चीजें हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन सर आप इस चुनाव के अंदर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है उसका जिक्र करें। आज प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने जिक्र किया। सर जो जम्मू कश्मीर के असल मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़िए सर, उन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाइए। आप खानदान के ऊपर बात करते हैं, जिस खानदान के साथ आपका गठबंधन था, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तो उधर से आता है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर जो है वो बिरयानी खा रहे थे, वहां पर गए थे, क्या हुआ उसका? तो सर आरोप प्रत्यारोप तो फिर दूसरी तरफ से भी लगेंगे। नहीं देखिए अमीषा जी, चीज बातों को समझने की जरूरत है। कब बोला गया कि कांधार में टेररिस्टों को छोड़ा गया, तो कांधार में टेररिस्टों को छोड़ा गया हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए। उन्होंने किडनैप किया हुआ था, इसलिए टेररिस्ट को वो एक बार्गेन था, वो किया गया, तो इसलिए छोड़ा खाने गए। तो एक स्टेट के हेड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस देश को लीड करते हैं। एक लीडर एक दूसरे देश के लीडर से मिल सकता से जाकर मिलते हैं, लेकिन आप किस हैसियत से जाकर मिलते हैं पाकिस्तान में? जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, किस हैसियत से कहते हैं बताइए? जब अब्दुल्ला ये कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है और वो एटमी ताकत है, किस हैसियत से कहते हैं? तो आप जब इनवाइट करेंगे तो वो बताना पड़ेगा ना कि आप और पाकिस्तान एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाहर निकलो ना उस पाकिस्तान के नाम से बाहर। मुझे अमीषा जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, क्या अहमद जी 2019 से पहले कलेक्टर हुआ करते थे? क्या कलेक्टर हुआ करते थे? तो अभी बेरोजगार हो गए हैं, ये तब भी बेरोजगार थे या आज भी बेरोजगार हैं? तो नौकरियों की बातें कर रहे हैं आप। देखिए 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, मैंने हामिद जी एक मिनट, आपसे भी काउंटर लूंगी सर, एक मिनट सर, एक प्लीज सर, एक मिनट, आपसे भी काउंटर लूंगी सर, एक मिनट। सिर्फ हामिद साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो 2019 से पहले कलेक्टर हुआ करते थे जो अब बेरोजगार हो गए हैं? नहीं ना, वो पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं। दूसरी बात, 2019 के बाद घाटी में 36,000 नई नौकरियां मिली हैं, 36,000 नई नौकरियां मिली हैं, 5,000 करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड आया है, 7,000 अनदर, और उसके अलावा 7,000 करोड़ लाइंड अप है जो कि कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए होगा। स्टेटहुड की बात तो सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आ रही हूँ आपके पास सर, प्लीज सर। कलेक्टर साहब सुन लीजिए, कलेक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिए।
स्टेटहुड को वापस स्टेटहुड कश्मीर के लिए लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ही स्वयं कहा है कि सही समय पर स्टेटहुड वापस स्टेट। ठीक है, ठीक हामिद जी, ठीक हामिद जी, आपने जो सवाल पूछे हामिद जी उनका काउंटर करना चाहते हैं। जी हामिद जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, यूपी इलेक्शन हो, दिल्ली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान, इन चीजों के बाहर निकल लीजिए ना। आप बताइए ना, यहाँ क्या कौन सी डेवलपमेंट किया आपने? यहाँ ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 करा दिया, नंबर 1 पर हमें, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। आपने टोल प्लाजा बढ़ा दिए, जम्मू की कमर तोड़ी, स्मार्ट मीटर लगा दिए, दरबार मुंह बंद कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा खत्म किया, हार्टिकल्चर बैकबोन हमारी थी उसको खत्म किया क्योंकि आपने ईरान से और अमेरिका से और चाइना से सेब मंगवाए, हमारा जाफरान खत्म कर दिया। और क्या करना चाहते हो? और भिखारी बनाना चाहते हो? और क्या करोगे? इसीलिए लोग आज बिल्कुल बाहर निकलकर देखिए अमीषा जी, यहाँ पर भ्रामक तथ्य दिए जा रहे हैं, भ्रामक तथ्य दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई जमीन नहीं। देखिए ऐसा जैसा जम्मू में, जैसा कश्मीर में प्रावधान है, वैसा ही हिमाचल में प्रावधान। हामिद जी, ठीक है, हामिद जी देखिए समय थोड़ा कम है सर, ठीक है आप लोगों की। अब वारसी जी से पूछना चाहूंगी, वारसी जी, जो तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है सर, और जिस तरीके से अब बीजेपी ने उस बयान को पूरे तरीके से पकड़ लिया है, पूरा मुद्दा बना रही है, कांग्रेस पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है, सर कितना डेंट ये कांग्रेस पार्टी को करेगा इन जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये पाकिस्तान बोल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी का ये अहम मुद्दा होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं खाली पाकिस्तान होता है जी। ये जो भी भाई साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान का मुद्दा ये ज्यादा उछाल रहे, मैं इस बात से सहमत। आपके नेता मणिशंकर अय्यर क्यों गए थे पाकिस्तान? अमित जी प्लीज सर, वारसी जी बहुत देर से बैठे हैं, उन्हें भी अपनी बात उनको बताना चाहिए ना जी। प्लीज अमित सर, जहाँ पे प्लीज जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे बीजेपी खाली यही बोलती रहती है कि भाई पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ये छोड़ दो। आप हमें बता दीजिए कि ये 370 हटाने के बाद आपने किया क्या जम्मू एंड कश्मीर के लिए? आप अभी क्या करने जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर के लिए? जवाब दूं अमीषा जी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात बाद में जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे बताइए, आप रोजगार का बोल रही हो, कौन सा रोजगार आपने दिया? 2014 से लेके आज तक 36,000 रोजगार वहाँ पे, सरकारी रोजगार वहाँ पे नियुक्तियां हुई। मेरी बात सुनिए, अब सुनिए ना, बाद में आप जवाब दीजिए। 2014 में मैंने भी पहल की थी कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, ठीक है। 2014 से लेके आज तक आप मुझे बताइए कहाँ पे आपने जॉब वैकेंसी दिया? जो उस टाइम पे 30 साल का था, आज वो 40 साल का है, मेरी तरह वो ओवर एज हो गया। कितने नौजवानों की एजुकेशन आपने जाया कर दी, कितने पढ़े लिखे नौजवान जिनकी उम्र अब ओवर एज हो गए, जो सरकारी नौकरियां नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे उसके बावजूद आप खाली पाकिस्तान बोलते हो। आज जो ये आपको वोट पड़ रहे हैं ना, ये पता है क्यों पड़ रहे हैं वोट? ये वोट इसलिए पड़ रहे हैं कि लोग अब जाग चुके हैं, लोगों को पता है कि हमें बीजेपी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को कितना तबाह और बर्बाद कर दिया। ठीक है वारसी जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ये तो दूसरे फेज के चुनाव के प्रचार प्रसार की शुरुआत थी। 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। तब तक तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का वहां पर प्रचार प्रसार होगा, रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी। अब देखना होगा किस तरीके से बयानबाजियों का दौर आगे चलता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।